सबसे पहले एक बार आप तेजस नेटवर्क्स दिखाइए सर। तेजस नेटवर्क्स में हम देख रहे हैं कि आज 6-7% के आसपास का आप मूव है, 16 लाख शेयरों का वॉल्यूम भी हो चुका है। ये शेयर सर हायर लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्ट कर चुका है। इसको ना आप 6 महीना करके दिखाइएगा चार्ट पर। 6 महीने में आप देखेंगे, देखिए किस तरह से गिरा है सर ये। टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है सर इसमें। इस स्टॉक को लेकर आपका व्यू क्या है सर, अगर किसी को लंबी अवधि का व्यू बनाना है तो? ये देखिए लंबी अवधि का ही व्यू बनाना चाहिए क्योंकि देखिए इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बहुत वोलेटाइल है। एक क्वार्टर अच्छा होता है, दूसरा क्वार्टर खराब होता है। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का अपॉर्चुनिटी 5G टेलीकॉम नेटवर्क में दिख रहा है, ये काफी बड़ा वेंडर है उस सेक्टर को। और टाटा आने के बाद तो मुझे लगता है कि मार्केट ने स्टॉक को बहुत अच्छी तरह से इमीडिएटली जब ये अनाउंसमेंट आया था तभी बहुत तेजी से इसको ऊपर लेके गए थे, लेकिन नंबर्स अच्छे ना आने के कारण वापस इसमें एक कटौती आई है। तो लंबी अवधि यानी 1.5-2 साल का किसी का नजरिया है तो मेरे ख्याल से इसमें जरूर एक छोटा निवेश बन सकता है। ठीक है, एक बार आईआरएफसी दिखाइए। आईआरएफसी में कल जो रिस्पांस मिला है नॉन रिटेल निवेशकों की यानी कि संस्थागत निवेशकों की ओर से, और सरकार का जो एक्शन है उसके बाद देखिए स्टॉक आज फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है 104 रुपये के आसपास। अविनाश सर कह ही रहे थे कि आपको इस ओएफएस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है सर। आईआरएफसी नहीं तो बाकी रेलवे स्टॉक्स भी नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रेलवे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया लंबा है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मार्केट्स को पता है, तो आरवीएनएल हो गया, उसके बाद टेक्समैको रेल है, टीटागढ़ है, मुझे लगता है रेलटेल है, तो ये सारी अच्छी कंपनियां हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अभी कंपाउंडिंग रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। वो जो लंबा मल्टी बैगर रिटर्न वाला जो माहौल था वो खत्म हो चुका है। तो 15, 16, 20% की अपसाइड अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा निवेश ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि रेलवेज़ एक एवरग्रीन सेक्टर है। देखिए गवर्नमेंट भी चाहती है बहुत सारा पैसा रेलवेज़ इन्वेस्ट करे, इसमें कैपेक्स प्लान्स में आगे बढ़े। बट ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 15-20% की अगर किसी को गुंजाइश है तो थोड़ा-थोड़ा डेफिनिटली इन स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हो। बट मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, ओके। एक ना मुझे सर ब्रेन बीस सॉल्यूशंस भी बताइए। फर्स्ट क्राई काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ, उसके बाद लोअर लेवल से अब रिकवरी जो शुरू हुई है, ये कि आपको सस्टेन नज़र आती है लंबी अवधि के लिए अगर किसी को खरीदना है तो क्या अच्छा लेवल है? नहीं, मुझे लगता है देखिए वो संदीप पब्लिक इशू के बाद जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यू नीड टू बी केयरफुल क्योंकि पिछला क्वार्टर भी खराब था। आने वाला चौथा क्वार्टर में अगर कोई इंप्रूवमेंट आता है तो ही मुझे लगता है कि आगे आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। बट फ्रेश बाइंग मैं नहीं समझता हूँ अभी करंट लेवल पे करनी चाहिए। ठीक है, फ्रेश बाइंग फिलहाल इन लेवल्स पे ब्रेन बीज में नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, आईपीओ के बाद के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फिर विशाल मेगावाट का परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, स्टॉक ने परफॉर्म भी किया है 126-27 के आसपास। आज भी देखें सर 3% ऊपर है, 10 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम भी है। सर इस शेयर में आप पैसा लगाने की राय देंगे या फिर रिटेल में कोई और नाम? नहीं, बिल्कुल देखिए ये शेयर भी है, दैट इज विशाल मेगावाट भी है, V2 रिटेल है। मुझे लगता है देखिए इनके मार्केट जो है वो ज्यादातर टायर 2 टायर 3 मार्केट्स और यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है। जीएसटी कटौती के बाद, इंटरेस्ट कट के बाद लग तो रहा है कि रूरल डिमांड भी बढ़ेगी, टायर 2 टायर 3 मार्केट्स में भी अच्छा मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो V2 रिटेल और विशाल मेगावाट ये दो अच्छे रिटेल के प्लेयर्स अवेलेबल है जहाँ पे निवेश हो सकता है। ओके, ठीक है। वी टू रिटेल और विशाल मेगामार्ट दोनों में ही आप पैसा लगा के चल सकते हैं, जहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो सकता है। अच्छा, एसबीआई हुआ सर, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, यूनियन बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, ये सारे ही स्टॉक्स अच्छे चल चुके हैं। अब पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं, नो डाउट, उसमें इसको लेकर सवाल नहीं है या फिर कोई कंसर्न या फिर डाउट नहीं है। बात यह है कि पैसा किस में ज़्यादा बनेगा। क्या इन्हीं बैंकों में ज़्यादा पैसा बनेगा जो ऑलरेडी चल चुके हैं, या फिर जेएनके बैंक, आईडीबीआई बैंक जो कि रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किए हैं इन बैंकों को, उनमें ज़्यादा पैसा बनेगा? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जेएनके बैंक और आईडीबीआई बैंक में भी पैसा अच्छा बनेगा। आईडीबीआई बैंक में तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि स्ट्रेटेजिक बायर तैयार है, फाइनल डिसीजन वो लेंगे। प्लस जो बड़े बैंक है जैसे मैंने कहा कि एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, छोटे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यहाँ पे मोमेंटम जारी रहेगा क्योंकि इनकी बैलेंस शीट साइज बड़ी है, कस्टमर बेस भी अच्छा है और इनके बैलेंस शीट अभी मोरलेस क्लीन हो चुके हैं, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है। तो ये सारे बैंक्स में मुझे अभी भी लगता है कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या मान के चलिए ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। हालांकि देखिए अपसाइड तो हो चुकी है लेकिन नॉर्मली मार्केट्स में ऐसे ही शेयर चलेंगे क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट साइज और इनकी जो कस्टमर बेस है वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छी है।
ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर मेटल स्पेस पे भी आपकी राय दीजिए। मेटल स्पेस में कल वेदांता बहुत अच्छा चला था, एक समय लोग कहने लगे थे कि एवरीथिंग इज़ डन, हो चुका है ये और नहीं चलेगा। कल बैंक ऑफ अमेरिका का एक बड़ा अपग्रेड आ गया जिसमें उन्होंने दो तीन चीज़ें बोली। एक तो सिल्वर प्राइजेस से सपोर्ट मिलेगा, प्लस ये कह रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड FY27 में भी इस प्राइस पे भी 6% या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो सर वेदांता में या फिर और किसी जो बाकी स्टॉक्स हैं, जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, जो जिंदल सॉ हुआ, महाराष्ट्र सीमलेस हुआ, इन पे ज़्यादा फोकस करें या फिर जो टॉप रंग कंपनी से वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसी उन पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए टाटा स्टील डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। हिंडाल्को में मुझे लगता है नोवेलिस का झटका के बाद थोड़ा-सा स्टॉक्स सुधरा है। और वेदांता में मुझे लगता है कि अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है, क्योंकि देखिए वेदांता के पास अभी कंपनीज़ 5 कंपनी में बँटने वाली है, तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। मेरे ख्याल से ये मई-जून तक पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। बट मैं कहूँगा कि जिनको स्पेसिफिकली गोल्ड के ऊपर या सिल्वर के ऊपर बेट लेना है, तो निचले लेवल पे अगर हिंदुस्तान जिंक भी मिलता है तो देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सिल्वर के प्राइसेस अभी भी तेजी में लग रहे, हम्म। तो डेफिनेटली आई थिंक मेटल स्पेस इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है चौथा क्वार्टर भी मेटल सेक्टर के लिए काफी अच्छा आएगा। आई थिंक ओवरऑल जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ओके, सिल्वर के प्राइजेस हम देख रहे हैं कि लो लेवल से काफ़ी अच्छा चले, हालांकि आज ज़रूर 1% के आसपास की गिरावट है। 2,65,000 के आसपास, 3,000 के आसपास का एक ड्रॉप है जो कि हम सिल्वर के प्राइजेस में फ़िलहाल देख रहे हैं। अगर आप सिल्वर का 5 मार्च का फ्यूचर देखेंगे तो उसमें आपको करीब 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। सर वैसे ओवरऑल गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस को लेकर आपका आउटलुक क्या है, स्पेशली जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है? नहीं, गोल्ड में मुझे नहीं लगता है कोई भारी गिरावट आएगी, बट एट द सेम टाइम गोल्ड का कंजम्पशन जो है ज्वेलरी स्पेस में वो बढ़ रहा है। देखिए लोगों को लगा कि दिसंबर के क्वार्टर में ज्वेलरी कंपनीज का मार्जिन प्रेशर होगा, लेकिन आप सारी ज्वेलरी कंपनीज को देखिए जो गोल्ड में काम करती है, बहुत ही बेहतरीन नंबर। और हमने 2-3 ज्वेलर से बात की तो उन्होंने कहा कि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कटौती आएगी। अगर गोल्ड गिरता भी है तो बेनिफिट है, वॉल्यूम बढ़ता है। अगर गोल्ड बढ़ता भी है तो लोग ऐसे कोई नेगेटिव तरीके से गोल्ड ज्वेलरी को बाय नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो लंबे निवेश के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड अभी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर किसी को गोल्ड ईटीएफ खरीदना है हम्म। तो एसआईपी कर लीजिए, क्योंकि 50,000 भी गोल्ड था और अभी इतना बढ़ने के बाद भी गोल्ड खरीदा जा रहा है। तो आई थिंक इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तेजी अभी भी बरकरार है। तो गोल्ड में आप कह रहे हैं कि ईटीएफ के जरिए पैसा लगाइए, और सिल्वर में? देखिए सिल्वर में मुझे लगता है कि सिल्वर में भी ईटीएफ का मौका है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कोई स्टॉक एक्सपोजर लेना है तो मेरे ख्याल से इंडिया में हिंदुस्तान जिंक सबसे बड़ा प्लेयर है सिल्वर में, प्लस एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे अगर आपको मिलता है और आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है, तो यहाँ पे एक निवेश बन सकता है। ठीक है, तो गोल्ड में ईटीएफ के जरिए और सिल्वर में एक्सपोजर लेना है तो हिंदुस्तान जिंक के जरिए आप ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, दोनों तरीके ही आपने बता दिए। इस बीच जो अनिल अंबानी साहब को लेकर खबर आई है उसका इम्पैक्ट आप देखिए रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक में आज ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट आपको यहाँ दिखेगी। जाहिर सी बात है, जिस तरह की खबर है वो थोड़ी डिस्टर्बिंग है। रिलायंस पावर भी एक बार दिखा दीजिए, वहाँ पे किस तरह का रुझान है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ आप देखिए तो इस शेयर की पिटाई हो रही है। रिलायंस पावर भी देखिए 2% के आसपास आपको नीचे ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। सर कुछ एनबीएफसीज हैं, जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस हुआ, मन्नापुरम फाइनेंस हुआ, कुछ एनबीएफसीज में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है। काफ़ी अच्छे चले हैं सारे ही स्टॉक्स, बैंकों के साथ साथ एनबीएफसीज भी चली हैं। ये जो मुनाफा वसूली हो रही है सर, ये थोड़ी लंबी चलने वाली है या फिर मौके हैं ये एंटर करने के? हाँ, मेरे ख्याल से देखिए मुनाफा वसूली तो आएगी, बट आई थिंक जो गिने-चुने एनबीएफसीज़ है, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस है, मुझे लगता है कि डेफिनिटली इसमें एक अच्छा मौका बन सकता है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का साइकिल अभी टर्न अराउंड हो रहा है, तो इसका बेनिफिट इनको ज़रूर मिलेगा। मुझे लगता है कि देखिए मनप्पुरम फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस की बात करें तो गोल्ड रिलेटेड ये कंपनीज़ है, नॉर्मली तीसरा और चौथा तिमाही इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर आपका निवेश करने का विचार है, तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें एंटर करिए, क्योंकि नंबर्स तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे आएँगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई गिरावट या कोई प्रॉफिट बुकिंग आपको एनबीएफसी में दिख रही है, तो एक हम्म। अच्छा मौका समझना चाहिए, क्योंकि आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। इस बीच एमआरपीएल देखिए एक बार 195 के आसपास, करीब 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी है। एमसीएक्स में हम देख रहे हैं कल अच्छा रुझान था, पॉजिटिव साइड पर बंद हुआ था, आज 2.5% के आसपास की मुनाफा वसूली यहाँ भी दिख रही है। एक सर आप एफकॉन्स इंफ्रा देखिए, मैं इसका इशू प्राइस भी देखता हूँ क्या था आईपीओ के मुकाबले। कल ये सर 4-4.5% गिरा था, बाद में रिकवर भी हुआ। मैनेजमेंट का जो कमेंट आया इनका, सर गैबन में एक प्रोजेक्ट है जो कि कैंसिल हो गया, 113 मिलियन यूरो का ये प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, और कैंसिलेशन की वहाँ पे बातचीत आ गई। कंपनी ने कहा कि हम कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ भी आगे बढ़ेंगे। कल तो रिकवर हो गया, आज फिर से देखिए सर 3% नीचे है।
एफकॉन्स इंफ्रा का मैं सर इशू प्राइस देखता हूँ, आप इस पर राय दीजिए सर, अभी करना क्या चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए थोड़ा टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, एग्जीक्यूशन मेरे ख्याल से किस प्रकार से होगा वो मार्केट देखेगी। बट कहीं ना कहीं देखिए बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है कि शायद मार्च का क्वार्टर आने दीजिए, ग्रोथ आउटलुक कमेंट्री मैनेजमेंट के आने दीजिए, उसके बाद वी कैन थिंक अबाउट फ्रेश इन्वेस्टमेंट। बट ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे निवेशित रहना ही ठीक रहेगा। जिनके पास हैं सर वो तो बने रहे, 500 के आसपास का हाई है, 300 रुपये पर आ गया, ये 463 रुपीज़ का आईपीओ का इशू प्राइस था। तो सर उस हिसाब से नई खरीदारी के को लेकर आपका क्या व्यू है? एक जिनका टाइम फ्रेम लंबा है, देखिए जिनके पास कम से कम साल 1.5 साल का रनवे है वही फ्रेश निवेश करे। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक इतना ना चले, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए इस बीच आपको बता दूं, दर्शकों के सवालों के जवाब देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीएनके सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रचित सर, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपको नमस्कार, अविनाश सर को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सर आप आए हैं, बाहर आई थोड़ा मार्केट में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन दिक्कत की बात है कि मार्केट हाई लेवल्स पे टिक नहीं पा रहा है। आपका सर बाजार पे व्यू, फिर आगे स्टॉक्स की बात करते हैं। सर देखिए, क्लियर केस एक चीज, ये थोड़ा सा मतलब ना वो कॉन्ट्रेरियन सा हो गया कि मैं आऊं और बाहर आ जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो कहीं और ही मैं लेके बैठा हुआ हूं मार्केट का। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा संदीप सर, आई एम श्योर आपने ये डिस्कस भी किया होगा, और ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। कल आप देखें, एफआईआईज डीआईज दोनों बायर थे, हम्म उसके बावजूद मार्केट जिस तरीके से हायर लेवल से करेक्ट हम्म। किया है। बैंक निफ्टी, आईटी में तो मैं बेरिश हूँ ही, और हमने देख लिया था, और 29,000 सम लेवल्स आईटी ने टच किया था। अभी भी बेरिशनेस मेंटेन रहेगी। न्यू किड इन द ब्लॉक विल बी बैंक निफ्टी। स्टेट बैंक ने कल एक क्लियर केस दिखाया था, और मैं समझता हूँ 61,560 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं मेंटेन करती है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन, तब तक ये सेल ऑन राइज है। हम्म। बैंक निफ्टी में भी और पेन पॉइंट आपको अब देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी पे आप कह रहे हैं कि अब नया प्रेशर बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक से आएगा। बिल्कुल सर, अब वहां से प्रेशर आएगा। आईटी ठीक तो है, अंडर परफॉर्म करेगा ही, बैंक निफ्टी साथ जुड़ेगा। मैं आईटी पर आता हूं सर। आईटी का आपका जो व्यू है ना, उसमें थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा, समय देना ज़रूरी है उसको, क्योंकि फंस ना जाएं लोग, ये इम्पॉर्टेंट है ये बोलना। एक बार अविनाश सर को आई थिंक जाना है। अविनाश सर, अगर आप हमारे साथ हैं। हाँ सर, एक ना हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं मनमोहन जी, उनका सवाल लेकर फिर मैं आपको विदा करता हूं सर। मनमोहन जी का जो सवाल है वो इस तरह से है, ये कह रहे हैं कि मेरे पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 1500 शेयर हैं 273 रुपीज़ के प्राइस पर। जेके टायर भी है इनके पास 597 रुपये पर 500 शेयर। ये कह रहे हैं कि शुड आई होल्ड देम और स्विच टू सम अदर स्टॉक्स टू कवर माई लॉस। 6 महीने का व्यू है सर, आपने कुछ सेक्टर्स के नाम बताए थे, प्लीज़ गाइड सर। देखिए मुझे लगता है कि अगर इनका नजरिया 6 महीना है, तो मैं कहूंगा कि देखिए जो शेयर चल रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने कहा, हम्म करीबन 70 रुपए का भाव है। उसके बाद अनंत राज जो डेटा सेंटर के बिजनेस में है, यहाँ पे इनको ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। जैसे जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बहुत अच्छी कंपनी है, बट इनको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अगर 6 महीने में रिटर्न एक्सपेक्ट है, तो शायद इतना जल्दी इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये इंफ्रा पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी में काम करते हैं। जी। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक एक रेंज में रहेगा, कोई बड़ी अपसाइड नहीं आएगी। रही बात जेके टायर पे, तो यहाँ पे पकड़ के रखिए, क्योंकि रबर के प्राइसेस कम हो रहे हैं। ओवरऑल ऑटोमोटिव सेक्टर में आप अगर कमर्शियल व्हीकल, उसके बाद पैसेंजर कार सेगमेंट देखें जो जेके टायर सर्विस करता है, वो अच्छा काम चल रहा है। तो जेके टायर्स में पोजीशन होल्ड करें, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में मैंने जैसे कहा है कि ये दो स्टॉक्स है जहां पे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है अगले 6 से 8 महीने। तो सर जिसको नया लेना है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सही लेवल है ये? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नजरिया आपका कम से कम 1.5 2 साल होना चाहिए, क्योंकि ये एक ठीक है। पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी है, जैसे अडानी पोर्ट्स है। हम्म बट नंबर्स आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैं कहूंगा कि खरीदने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा एसआईपी अप्रोच से खरीद लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए यहाँ पे। बट आउटलुक जो है वो आपको 1.5 2 साल में ही अच्छा पैसा बना के। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश सर, आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर शेयर करना चाहेंगे? नहीं कि इनफैक्ट संदीप, जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे बात किया, हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास भी वही स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए, बट पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर।
चलिए अविनाश सर, रचित सर, मैं सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ना वो आईटी वाला समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों सर? क्योंकि मेरे ना दिमाग से वो बात निकल नहीं रही कि 2030 तक आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा। सर इसमें ना एक करेक्शन है। देखिए, खत्म हो जाएगा मतलब क्लियर केस, मतलब मैं, आपने जब बताया उसके बाद मैं भी गया रिविजिट किया। हम्म। अच्छा, लोगों को क्या है कि सिर्फ मतलब आई रियली डोंट वांट टू पुट इट लाइक दिस, आई मे हम्म। साउंड वेरी हार्श एंड अपॉलॉजीज इन एडवांस। ये जो सर टीवी चैनल्स पे और कुछ इन्फ्लुएंसर्स जिस तरीके से आईटी पे आपको अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत माँ की, और बहुत ऐसे लोग मतलब जिनको मैं भी फॉलो कर रहा था अभी तक, ये जिस तरीके से बुलिश हो रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जैसे जो लोग हैं जो थोड़े से डीप डाउन डिग कर चुके हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं ये बेवकूफ़ी है। बट कोई बात नहीं, फ्यूचर विल टेल कि क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। खत्म तो नहीं होगा, मगर हाँ, यहाँ से और ज्यादा डाउनसाइड, और खत्म होने का मतलब सर बहुत सारी ऐसी मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जो हम्म। आने वाला जो सफर है इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखती है अभी। हम्म। मतलब या तो मतलब समझने की कोशिश करें, या तो बंद हो जाएंगी, या कंसोलिडेशन का फेज आ जाएगा, या बोलेंगे कि हमने हाथ जोड़ लिए, आप ले लीजिए, किसी बड़ी कंपनी को दे देंगे, या फिर कोई पीई कंपनी आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। इज दिस द सर वे आई अहेड? डोंट सी, नहीं नहीं नहीं, इसमें सर एक और चीज है, आई डोंट सी, मैं क्यों लूंगा आपकी आईटी कंपनी? मतलब आप खुद नहीं चला पा रहे हैं उसको, और मुझे पता है फ्यूचर तो है नहीं, हम्म। क्योंकि मैन पावर मैनेजमेंट खत्म हो रहा है वहां पे। हम्म। तो योर आईटी कंपनी, क्योंकि सर सर्विस ही तो दे रही है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स कंपनी है। परफेक्ट है। कंप्यूटर लैपटॉप तो मैं बाजार से खरीदूंगा, आपकी कंपनी क्यों खरीदूंगा? और अगर क्लाइंट बेस की बात होगी तो हाँ, कुछ एक ऐसी आईटी कंपनी जरूर होंगी जिनके मार्की कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे 3-4 साल के, हम्म। उस बिजनेस को एक्वायर करना होगा तो डेफिनेटली कुछ एक कंपनीज आपकी टेक ओवर में भी चली जाएंगी। बट वैसे सिचुएशन खराब है। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ देता हूँ सर, अभी तक सब लोग ये बात बोल रहे हैं कि अगर एआई, मतलब आज ही सुबह मैं एक कमेंट्री सुन रहा था और बहुत रिनाउंड टीवी चैनल पे सुन रहा था, एंड आई आई वाज टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अब ये जो एआई का इंटीग्रेशन हो रहा है ना इंडियन आईटी कंपनी के साथ, तो वो एआई भी समझ रहा है कि इंडियन आईटी कंपनी की वैल्यू क्या है। हाउ एग्जैक्टली आर दे टॉकिंग अबाउट दिस? मैं एक सवाल पूछता हूं सर आपसे, हम्म। कि अब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तो होते हुए देख लिए, गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन्स क्या होंगे? गोइंग फॉरवर्ड जो प्राइसिंग प्रेशर है वो कैसे मैनेज किया जाएगा? क्या आपको इसका आकलन भी है? आपको बिल्कुल आकलन नहीं है। जो और कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो किस प्राइसिंग पे होंगे, और कंपटीशन से हम कितना भिड़ सकते हैं? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, व्हाई आर वी सो टाइड अप टू द आइडिया? जब हमें क्लियर केस एक इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन दिख रहा है, हम उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि इंडियन आईटी कंपनी इसकी साख है। अब अगर हम्म। ऐसा ही है सर, तो फिर अब ये ना, मतलब, और बहुत बड़े चैनल पे ये बात हो रही थी, तो आई वाज टेकन बाय सरप्राइज, मैं मतलब क्लियर जिस केस का। जिस जिस आइडिया की आप ये बात करें ना, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड मेक थिंग्स क्लियर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, इसमें दो सपोर्टिंग पॉइंट्स मैं भी रखना चाहता हूँ। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा, ना मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। मैं इसमें दो चीज़ें रखना चाहता हूँ सर। परसों एक हुआ था एंट्रोपिक का इवेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। बड़ी स्पष्ट शब्दावली में उन्होंने कहा, वी आर हेयर टू कोलैबोरेट, वी आर हेयर टू डू पार्टनरशिप्स। यानी कि हम किसी को डिस्प्लेस, डिस्टरप्ट वर्ड तो नहीं यूज हुआ होगा, मतलब मैं अपनी समझ के लिए कह रहा हूँ कि डिस्टरप्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हम मिलकर काम करेंगे आईटी के साथ, विच इज़ द न्यू नॉर्मल, जो हमें थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे आप मार्जिन की बात कर रहे हैं या फिर जो प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कल आए सर एनवीडिया के नंबर्स जो स्ट्रांग थे, और एनवीडिया की जो गाइडेंस है वो भी। प्लस सर जेनसेन हुआंग साहब की जो एक कमेंट्री आई ना, उन्होंने कहा कि मार्केट गॉट इट रॉन्ग। क्या रॉन्ग? एआई को लेकर जो मार्केट का व्यू है ना, मार्केट ने एआई को गलत पढ़ा है। तो सर एआई को लेकर जो एंथ्रोपिक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एनवीडिया के नंबर्स और जेनसेन हुआंग की जो कमेंट्री है, इसको फिर आप, मतलब आपका जो व्यू है, क्या वो काउंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप क्या बोलेंगे इस पर? सर एनवीडिया काम किस चीज पे करता है? वो तो चिप्स सवाल बनाती वहां है। है। चिप्स बनाती है, वो सर्विस नहीं दे रही है सर। हम्म। चिप्स तो एआई को भी चाहिएगा, तो एनवीडिया के नंबर्स तो आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, यहाँ ठीक है। पे सेटलमेंट आता है। दूसरा क्या होता है ना सर, ये आई एम हेयर टू और डू ऑल दी अग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप।
हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ सर। एक सिंपल चीज है, मतलब अब एक इसको ना सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि मनी नाइन आप ही का है, ओके। यू आर द ओनर ऑफ मनी नाइन। आई हाँ। कम टू यू और सामने मैं एक रिवॉल्वर रख के आपको बोलता हूँ, और नहीं मान लीजिए नहीं। मैं बड़े बड़े टीवी चैनल का मालिक हूँ, और मैं रिवॉल्वर रख के आपको ये बोलता हूँ, अरे संदीप सर टेंशन की बात नहीं है, भाई हैं आप और अपन तो पार्टनरशिप करेंगे। मैं मनी नाइन में थोड़ा सा स्टेक लेना चाह रहा हूँ, कंट्रोलिंग अथॉरिटी लेना चाह रहा हूँ, और पार्टनरशिप है सर। इसको आप ये मत सोचिएगा कि मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। अगर इस स्टेटमेंट को आप इतना वैलिडेटेड मांग रहे हैं तो चलिए फिर इसको ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि हो यही रहा है सर। तो मतलब एंट्रोपिक क्योंकि की। मुझे मनी नाइन के सब्सक्राइबर्स और मनी नाइन के व्यूअर्स चाहिए, हम्म, इसलिए मैं मनी नाइन को टेक ओवर कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इजी एस्केप हो जाएगा मेरे लिए इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया। मैं अभी तक नेशनल टेलीविजन चला रहा था, डिजिटल मीडिया में मुझे मनी नाइन का प्रोपोजिशन अच्छा लग रहा है, मैं आता हूँ रिवॉल्वर लगता हूँ 60% स्टेक मांगता हूँ और फिर बाहर जाके बोलता हूँ मैंने तो संदीप सर के साथ पार्टनरशिप कर ली, मनी नाइन एंड वी विल बी वर्किंग टुगेदर। और फिर मैनेजमेंट अथॉरिटी मेरे पास आ जाती है और मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ। फिर मनी नाइन और संदीप सर कहाँ कैसे क्या मूव करते हैं वो मेरा कॉल है। तो ये हो गया। पहली बात तो एक अच्छी सी फीलिंग दी थी, लेते ही फीलिंग आपने वापस भी ले ली। मालिक बनाया, बनाते ही मतलब कनपट्टी पे बंदूक लगा दी। खैर, मेरे लगा दी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन जो एंट्रोपिक ने ये जो बंदूक लगा रखी है लोगों की कनपट्टी पे, लोगों बाकियों को क्यों नहीं दिख रही, बाजार को क्यों नहीं दिख रही वो? मैं वो भी बताता हूँ सर आपको। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं जो आप बता रहे थे कि मार्केट इज टेकिंग इट ऑल रॉन्ग। सर बड़े से बड़े धुरंधर, बड़े से बड़े, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को सर अब मैं ऐसे कष्ट पे आके बैठ गया हूँ संदीप सर की, दिन में कुछ टाइम ना मैं आईटी को बार बार पढ़ इसलिए रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मैं इतना ज्यादा गलत हो जाऊं, क्योंकि मेरे अंदर से नेगेटिविटी हट नहीं रही है और सारे के सारे लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब या तो सर ये होगा कि इस पर्टिकुलर आईटी फिएस्को में ना या तो मैं बाहर हो जाऊंगा या बहुत सारे बड़े नाम जो है माँ की नेम है वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि क्लियर केस है आप एक चीज को कितना समझ रहे हैं वो। मैं एक एक छोटी सी पॉइंट ऐड कर देता हूँ सर इसमें। कल आपने देखा सर एफ आई एस डी आई एस ने बाइंग करी थी और मार्केट में करेक्शन आ गया। आपने इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करी एग्जैक्टली ये हुआ कैसे हम्म। और कौन से वो पॉइंट पे ट्रिगर हुआ। सर ये जो कल ट्रेड हुई थी ना, हम्म। ये बिल्कुल लेवल बेस्ड ट्रेड थी, और प्रॉप डेस्क एच एन आईज अल्ट्रा एच एन आईज जो लेवल बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, हम्म। क्लियर केस दिख रहा था कि वहां से वो सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मतलब आप समझिए कि ये एआई इस तरीके से बिहेव कर रहा है। और मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूं कि इस एआई से देखिए बहुत सारी हमारी चीजें रिजॉल्व भी हो चुकी हैं। मतलब हमें एज अ स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री पहले कितनी हायरिंग रखनी पड़ती थी, पहले कितने ज्यादा मैन पावर लेके रखना पड़ता था, और आज हम किस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं। और आज हम 7 डेकेड्स ओल्ड कंपनी हमसे इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस अगर नंबर में देखा जाए तो वो आउट नंबर कर रही हैं कंपनीज जो अभी आई थी, जैसे कि ग्रो हो गया, जेरोधा हो गया, और ये सब पूरा का पूरा एक सेटअप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन नियर केस एआई इंटीग्रेशन जो अभी ये करते जा रहे हैं। मैं ये क्यों चीज समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो इतना मैन पावर मैनेज करते थे, आज हम लोग इस सिचुएशन पे हैं, और ये लोग इतने एसेट लाइट मॉडल पे कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स जो थी, जो आपने बहुत पुरानी पुरानी फर्म सुनी थी, आज दे आर नोवे टू बी सीन। हमारे साथ की कंपनी बाकलीवाल एंड कलानी हैज बीन टेकन ओवर बाय 361। मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ सर कि हमें ये समझना होगा कि जस्ट फॉर द सेक कि हमने अगर 2-3 डेकेड एक मूवमेंट देख लिया, वाई आर वी नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है। ये प्रोडक्ट नहीं बनाती है और प्रोडक्ट कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है इनका। इनके प्रोडक्ट को अब रिप्लेस करने के लिए एआई आ गया है, तो ये कैसे चलाएंगे काम मुझे समझ में नहीं आता। हम्म। या तो आप मुझे ये बोल दीजिए कि हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और एआई के थ्रू हम काम ज्यादा करने लग जाएंगे। तो क्या आपके पास एंड डिलीवरेबल इतने कस्टमर्स हैं? आज अगर मेरी एफिशिएंसी आप बढ़ा रहे हैं, क्या मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है? और क्या सिर्फ एआई मैं ही चलाना जानता हूँ? यूएस अपने इन हाउस एआई नहीं चला सकता बैठ के यहाँ से 25-50 हजार लाख लोग को लेके जाके? क्यों नहीं समझ पा रहे? कितना डिफिकल्ट है ये समझना कि ये 2+2 4 ही तो हो रहा है। आप इसको 2 इंटू 2 कर देंगे तो भी 4 होगा। हर जगह से 2 और 2 4 ही बन रहा है, तो आप क्यों इसको 8 12 16 32 कर रहे हैं? मुझे तो ये कहानी समझ में नहीं आ रही है। एंड व्हाई आर वी नॉट रेडी टू बिलीव कि ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आ गई है?
ठीक। उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर अभी ये शो अलग से कटके लगेगा ना, आई विल बी गेटिंग ट्रोल्ड, बट मैं क्या करूं सर, मेरी मजबूरी है, दिख रहा है साफ। कल आपने हायर साइड मूवमेंट देखा था बिकॉज आईटी वाज सपोर्टिंग, और हाथ के हाथ सेलिंग प्रेशर आ गया। तो ये तो प्रॉब्लम अभी बढ़ती हुई दिखेगी, डिस्ट्रप्शन आया है सर सिस्टम के अंदर। इनकी जो रूट है ना, इनकी जो नींव थी वो हिला दी है इस एआई ने, कोई अभी भी ये बात नहीं समझ रहा है। तो मतलब अभी तक मैं हम अगर आपकी बात सही समझाऊं सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, तो हर हायर लेवल पे या फिर बाउंस पर जो फंसे हुए हैं उनको निकलना चाहिए, इज व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल, मतलब मेरे को आप बताइए ना, अभी तक तो हम डैमेज गेज नहीं कर पा रहे हैं सर। स्टार्टिंग कमेंट्री मैंने हाँ। आपको एक चीज बोली, हम्म। मार्जिन कितना मिलेगा, रेवेन्यू कितना आएगा, और प्राइसिंग प्रेशर हमें कितना झेलना होगा इस एआई के बाद, ये कौन मुझे बता सकता है? कोई एक आदमी आके बोल दे, रचित देखो भैया अभी तक क्या था कि हम 100 रुपए के काम में ना 50 रुपए या 40 रुपए कमा रहे थे, अब 36 रुपए कमाएंगे, 30 रुपए कमाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से वैल्यूएशन हम हम्म। रीएडजस्ट कर लेते। हम्म। अभी तक कोई क्लियर केस आके बात करने को तैयार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर क्या होगा। ये पूरा का पूरा फिएस्को आईटी का, एंड मार्क माय वर्ड सर, ये आप एक ऐसी सिचुएशन को हिट करने वाले हैं कि ट्रम्प टेरर जो था ना, वो आपने सिर्फ एक कंट्री के लिए किया था, ये ग्लोबल पिक्चर प्रॉब्लम बनेगा आईटी के लिए। सिर्फ हमारी आईटी कंपनीज नहीं, ग्लोबली आईटी कंपनीज विल ब्लीड बिकॉज ऑफ दिस। ये पूरा का पूरा एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही शिफ्ट हो रही है एक तरीके से। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कौन सा ऐसा प्यार है? अगर है तो बने रहिए, देखिए फिर वो है ना कि प्यार किया तो डरना क्या। लेट्स ब्लीड विद द कंपनीज दैट दे विल ब्लीड विद। आई डोंट बिलीव इन द आइडिया, मतलब जरूर बिजनेस से प्यार होता है, बट किसी दूसरे के बिजनेस को गिरते देखने के बावजूद अगर आपको उसके साथ प्यार हो रहा है तो करिए प्यार, कोई परेशानी नहीं, साथ चलिए साथ ठीक है, जाएंगे, ड्रिंकिंग टाइम विल ड्रिंकिंग टेल। से। टाइम विल टेल कि क्या होता है, लेकिन आपका व्यू बरकरार है सर। आई लाइक द वे यू प्रेजेंट द थिंग्स एंड यू स्टे विद योर व्यूज़, ये मुझे अच्छा नहीं लगा सर, सर। अड़ी नहीं है, मैं अभी हाथ जोड़ के नहीं बोल नहीं दूं नहीं तो नहीं सर अड़ी नहीं नहीं नहीं, है। मैं नहीं कह रहा समझ हूँ नहीं अड़ी पा है, रहा हूं। नहीं नहीं अड़ी नहीं है सर। मतलब एक चीज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, एक व्यू पॉइंट है विच यू आर पुटिंग अक्रॉस वेरी गुड, वेरी इन इम्प्रेसिव वे, और आप उसके साथ स्टिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पलट रहे हैं, और जो चीज़ आपको समझ आई, आपने जिससे भी चैनल चेक किया या जिससे भी बातचीत करी, जो आपने समझने की कोशिश करी, यू आर पुटिंग इट अक्रॉस इन अ वेरी गुड वे। ठीक है सर, होना भी चाहिए। बाजार में भी हर समय एक बायर एक सेलर है तो ही ट्रेड हो रहा है। अगर एक कोई खरीद रहा है बुलिश होकर, तो कोई नेगेटिव भी है, बेरिश भी है, तो भी वो सौदा हो रहा है। तो उस हिसाब से कोई बोली बात नहीं है सर, समझ में आनी चाहिए सर। तो बुलिश मैं बुलिश बुलिश नाम बुलिश बोल डिस्क्लोज के नहीं कर पाऊंगा। एक हैं। और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वी हैव सर्टेन एक्सपोजर इन बैंगलोर, हैदराबाद, कुछ कुछ आईटी कंपनीज में वी गो देयर एंड गिव सम सेमिनार्स, और उनके मैनेजमेंट के साथ कुछ कुछ कनेक्शन है। यू वोंट बिलीव दिस सर, पिछले 8 दिनों से ये सिचुएशन हो गई है, और संडेज को भी वी आर वर्किंग, और कुछ कुछ सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से ये सब बातें आने लगी। आई कैन नॉट नेम देम, सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से बातें आने लगी कि भैया ये देखो, ऐसा ऐसा पैसा एलोकेशन है, ऑल्टरनेट हम व्हाट बिजनेसेस वी कैन क्रिएट सो दैट वी सेव आवरसेल्व्स इन द कमिंग फ्यूचर, और इस अच्छा। पे थोड़ा सा गाइडेंस देना। ओके, तो खड्डा काफ़ी गहरा है, मतलब ऊपर खड्डा चादर तो सी डाल दी गई है, अभी ढक दिया खुदा गया नहीं है। है सर, अभी हम्म। खुदा नहीं है। मतलब कितना गहरा है वो दिखना भी बंद हो गया, मतलब अभी दिख भी नहीं रहा है, तो खड्डा तो है। नहीं क्योंकि सर, क्योंकि आप एक चीज समझिए ना, बार बार मैं एक चीज बोलूंगा, नहीं बन रही कहीं भी सिचुएशन, आप मुझे क्लियरली ये बता दीजिए ना। मतलब सर, हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं, हम गाइडेंस डिस्कस करते हैं, हम ईपीएस निकालते हैं। अभी एक फॉरेन ब्रोकरेज का स्टेटमेंट आया था, मैनेजमेंट कमेंट्री डजंट मैटर, वी वांट एंड गाइडेंस डजंट मैटर, if the EPS of stock is not growing, there will be further correction in Indian IT companies starting from 5 going up to 10 to 15 to 20%। क्लियर बात बोल रहे हैं कि सर मैं आपकी बातों पे थोड़ा ना आपके ऊपर सौदा लगा दूंगा, हाँ हाँ। मेरे को बस नंबर दिखाओ। नंबर आप दिखा नहीं पाओगे, अभी मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो सर अभी तो प्रेशर रहेगा, क्यों ठीक है। लड़ना है, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है सर। थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट था सर इस चीज़ को, इसलिए मैंने समय भी दिया। आप हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, ये अपनी ही बातचीत में लगे हुए हैं। ये जो नई चीज़ हो रही है ना, बहुत बड़ा ये एक डिस्ट्रप्शन या फिर एक नया चेंज आ रहा है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था सर। मैं कुछ दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ, एक ही सवाल हमने अभी तक लिया था सर। अगला सवाल है सौरभ गोयल जी का, ये कह रहे हैं कि मेरे पास लॉरस लैब्स हैं 932 रुपये पर, और एजिस वो पैक टर्मिनल्स ये 235 रुपये के रेट पर है। 3 से 6 महीने के व्यू के हिसाब से जवाब दीजिएगा सर प्लीज़। सर बिल्कुल, इसके साथ तो जाना ही जाना है।
लॉरस लैब के साथ बिल्कुल आपको जाना है। इनफैक्ट अभी आई वाज देयर एट वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। लॉरस लैब की हम कल से ही कवरेज अपना प्रॉपर तरीके से चालू रख रहे हैं। बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, आराम से बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप अगर 3 महीने के बाद भी मुझे बोलते हैं, बहुत ज्यादा अगर मैं नहीं भी आपको बुलिश साउंड करना चाहूं, तो 1180 तक के लेवल्स आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं एजिस वोपैक टर्मिनल्स पे। 236 रुपीज पे चल रहा है। थोड़ा सा कंसर्न है प्राइस टू बुक वैल्यू को देख के, और पीई मल्टीपल भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं, बट मैं समझता हूँ सप्लाई आपको देखने को मिल सकती है 244 लेवल्स पे। वहां पे ये अभी नहीं क्रॉस करता हुआ दिख रहा। अगर किसी बाइंग इंटरेस्ट के चलते क्रॉस करता है, क्योंकि ये मैं आपको बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 23 फरवरी को एक वॉल्यूम बेस्ड इसने मूवमेंट अपना चालू किया है। हम्म। अगर ये कंटिन्यू करता है तो हो सकता है आपको 264 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखे। अगर आपको ये 244 लेवल्स नहीं क्रॉस करता हुआ दिखता और स्ट्रगल करता है, प्लीज एग्जिट, बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा। ठीक है, परफेक्ट। बस मुझे सर लॉरस लैब का एक स्टॉप लॉस दे दीजिए, 1100 के आसपास खरीदते हैं तो। देखिए, अगर 1100 के आसपास खरीदते हैं तो सर 2 दिन का मूवमेंट है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, बट अगर लगाना ही है 1038 का स्टॉप लॉस होगा। आराम से पोजीशन मेंटेन करिएगा, लॉरस लैब अच्छा अपसाइड देगा। नहीं, हमारे दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी सर, बाद में क्या होगा ना, इन केस मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर ये नीचे चला गया, किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और 900 950 तक भी आ गया अगर से फॉर एग्जांपल, तो बाद में आप ही को ही बोला जाएगा कि इनके कहने पे लिया था, आप क्या करें। वो जो 1038 है ना, वो किसी के दिमाग में नहीं रहेगा, इसलिए 1038 की इंपॉर्टेंस बहुत है। 1180 अगर आ गया ना, तो कोई नहीं बोलेगा रचित सर के कहने पर लिया था हमने, मुनाफा कमा लिया, थोड़ा रचित सर को भी भिजवा दें, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, बाकी ये चीज़ ज़रूर आ जाएगी कि रचित सर के कहने पे लिया था, किसी भी शो में आके बोलेंगे उनके कहने पे लिया था, देखिए 1100 पे लिया था, 950 हो गया, आप क्या करें। ये सर आपने ना, मतलब आज जो बात बोली है ना, बिल्कुल दुखती रख पे आपने हाथ रख दिया है। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊं सर। 6 रुपए का 12 रुपए आइडिया हुआ, उस पे मुझे ये सुनने को मिल गया कि इस आदमी ने तो 17 रुपए बोला था। 12 रुपए पे सर आपके शो में मैंने बोला था अभी ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। एक डिनर के उसके बराबर साथ पैसा साथ क्या लगाना है, वो हुआ, भी याद है। हाँ उसके साथ साथ क्या हुआ सर, सुजलॉन में ना करीबन 60-61 रुपए से लॉन्ग पोजीशन मैंने सजेस्ट करी थी। अच्छा, आई स्टिक अराउंड, क्योंकि नंबर सही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सुजलॉन सर वहां से जो टूटना चालू हुआ है, अब मैं क्या करूं, मेरी खुद की पोजीशन में है, ये भी मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ, और मैं हर फॉल पे इसको लिए जा रहा हूँ। तो वो बात अलग है कि मेरे क्लाइंट्स भी अब थोड़े से ऐसे हो गए कि भाई ये उठेगा नहीं उठेगा, और 37 तक के लेवल्स की भी बातें होने लग गई। तो सुजलॉन पे तो सर ऐसे भर भर के गालियां पड़ रही है ना, और जितनी भी कॉल्स दी, जितने भी टारगेट हिट हुए, कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ सुजलॉन को लेके मेरे को जिस तरीके से ग्रिल किया जाए हर प्लेटफॉर्म पे, इस आदमी ने सुजलॉन के लिए बोला था बेकार एनालिस्ट। सर कई कई जगह तो ये बातें भी आ गई, ये गलगोटिया एनालिस्ट है। गलगोटिया जो पे तो आप याद आ लोग गया बोले सर। जनता का प्यार। अब गलगोटिया पे तो मीम्स क्या है सर, गलगोटिया मीम नहीं है, गलगोटियन मीम है। मीम ये चल रहा है गलगोटिया। कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में नया नाम जुड़ गया है, गलगोटियन, जो धोखेबाज होते हैं, जो ऐसी तरह से होते हैं ना। आई डोंट नो, मतलब किसी को डेरोगेटरी नहीं है कुछ भी, लेकिन ऐसे चल रहे हैं, मैं बस मुझे याद आ गया। सर फिर सुजलॉन को लेकर आपका व्यू क्या है अभी। सर मेरे व्यू की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मान नहीं रहा है। मतलब आपको मैं एक चीज बोलूं सर, नंबर सपोर्टिव है। अभी इस वीक ही नए अपॉइंटमेंट्स भी हो गए मैनेजमेंट में। एक क्लियर केस ब्रेक थ्रू आना चाहिए, मैं तो हर लेवल पे बोलता हूँ ब्रेक थ्रू आना चाहिए, आ ही नहीं रहा। हम्म। सप्लाई आई जा रही है, मतलब ये क्लियर केस बन रहा है सर, एफआईआईज ने स्टेक इंक्रीज किया है। किया है। आप अगर ये देखेंगे ना, एफआईआईज भी माल खरीद रहे हैं। हो हम्म। सकता है वो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख लियो, वो भी बुलिश हो गए हो कि यार बंदा बात तो सही बोल रहा है, यहाँ पे प्रोपोजिशन तो अच्छा लग रहा है, हम्म। हायर साइड जरूर देखने को मिलेगा। वो भी बेचारे खरीदे जा रहे हैं, मैं भी खरीदे जा रहा हूँ, हमारे क्लाइंट भी खरीदे जा रहे हैं, ये चल ही नहीं रहा है। तो हम्म। सर इसके ऊपर कमेंट्री करना और अपने आप को और ट्रोल कराने वाली बात हो गई। ये तो मुझे एकदम से ये याद जरूर आ गया कि सर सुजलॉन ने जो बेइज्जती कराई है मेरी, किसी और स्टॉक ने नहीं कराई। बिल्कुल सर, 1% से ज़्यादा स्टेक इंक्रीज हुआ है एफ का, मैं 22.70 वही से कह रहा हूँ सर। 23.73, 1% से ज़्यादा उन्होंने खरीदा है। और इंटरेस्टिंगली डी का कम हुआ है सर, 10.14% से दिसंबर क्वार्टर में घटकर 9.23% पर आ गया। ये इंटरेस्टिंग नंबर है सर, एफ ने इस इंक्रीज़ किया है, तो आप भी कहीं एफ तो नहीं है ना सर। नहीं नहीं, अरे सर
कैसी चलिए ठीक। बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं, मतलब बस मैंने जस्ट, आपको ये बोल दिया मनी नाइन की मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ तो आप सीरियस हो गए सर, नहीं मेरी आपने हैसियत। बंदूक भी तो शो लगाई में थी आप ना। बुला लेते हैं, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता नहीं सर, आपने खरीदने। ये भी तो किया था, मैंने इसलिए एफआईज नहीं मंगवाए सर, सर टेबल आपसे। पे रखी थी, इतनी तो हिम्मत ही नहीं है सर, टेबल पे रखने की बात करी थी, देखिए अच्छा टेबल पे ऐसे रख के आएंगे, पहले निकाल के रखेंगे फिर बात करेंगे, और बात रखने के बाद बोलेंगे हाँ मैं एंट्रोपिक और इन्फोसिस कैसे हैं आप हैं। चलिए हो ठीक यही है। रहा है सर, हो हाँ यही रहा है। ठीक है परफेक्ट है सर। अगला सवाल ले रहा हूँ सर, एनएसडीएल को लेकर ये सवाल है आयान घोष जी का। कह रहे हैं कि सर एनएसडीएल पर कब एंट्री करें, एनएसडीएल लें या फिर सीडीएसएल लें। सर मैं और इसमें ऐड करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से मेरी बातचीट जो हुई ना एक्सपर्ट से, वो यही कह रहे हैं कि एनएसडीएल नहीं सीडीएसएल। हालांकि एनएसडीएल ये 1400 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया था, 1400 से गिरते गिरते सर ये 1000 के नीचे आ गया, तब भी कोई ज़्यादा इन पे बुलिश नहीं है। आपका व्यू सर? सर इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल के बीच का डिफरेंस। एनएसडीएल क्या है सर, एनएसडीएल ना एक 4x4 एसयूवी है, मतलब गो एनीवेयर किल एनीथिंग वाली सिचुएशन है। और सीडीएसएल क्या है सर, सीडीएसएल ना एक फास्ट स्पीड सिडैन है, स्पोर्ट्स कार है। अब ये मैंने क्यों एग्जांपल दिया आपको, देखिए एनएसडीएल की जो सिचुएशन अभी आपको दिख रही है वो ओवरऑल अभी ये जो स्पेस पूरा का पूरा एक पेन पॉइंट पे है, उसके चलते आपको देखने को मिल रही है। और सीडीएसएल भी करेक्ट कर रहा है, मगर एनएसडीएल का नॉट टू फॉरगेट जो एयूएम है, जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो सारे के सारे सर एनएसडीएल के साथ जाते हैं। हम्म। तो इनका जो स्ट्रेंथ है ना, सर्वाइवल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। अगर आप कोई ऐसा काउंटर ढूंढ रहे हैं जो लोअर लेवल पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है और आने वाले समय में आपको एक अच्छा सस्टेनेबल मूव देगा, हाई बीटा नहीं, सस्टेनेबल मूव देगा, हम्म। देन एनएसडीएल बिकम्स अ स्टॉक टू बाय। ठीक है। एनएसडीएल के लिए हम ये चीज समझ गए, एनएसडीएल जिस तरीके से चल रहा है, हो सकता है अभी मार्केट करेक्शन में आपको 885 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। इसमें रिवर्सल आएगा कब, इसमें रिवर्सल आएगा जब ये 1060 को ब्रीच करेगा, उसके बाद ये एक बुलिश ट्रेंड अपना पकड़ेगा, और ये हम्म। अभी नहीं होने वाला। आई हम्म। डोंट सी इट हैपनिंग बिफोर मई जून ऑफ नेक्स्ट ईयर, सॉरी ऑफ दिस ईयर। और उसके बाद आपको 1324 और 1324 के बाद 1460 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। अब हम सीडीएसएल पे आ जाते हैं। सीडीएसएल भी अभी आप देखें सर, थोड़ा सा फर्दर अगर डाउन साइड रजिस्टर करता है तो कुछ चिंता की बात नहीं है। हम्म। ये भी जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आपको 1218 1210 रुपए के लेवल पे मिलो। इसमें मूवमेंट कब आएगा, इसमें मूवमेंट आएगा जब उन लेवल्स को मेंटेन करने के बाद ये 1468 1480 लेवल्स को तोड़ेगा, वो भी सेम टाइमलाइन पे ही तोड़ेंगे। और फिर आपको सबसे पहला लेवल दिखाएगा 1650, और 1650 के बाद आपको दिखाएगा 1800। बट रियलिस्टिकली मोर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ एनएसडीएल प्लीज। ठीक है। ओके परफेक्ट है। एक आखिरी सवाल ले लूँ सर, फिर मैं आईपीओ वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। हालांकि डर लग रहा है सर ये सवाल पूछने में, थोड़ा हार्श जवाब मत दीजिएगा। ये रोहित तिवारी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि अब है इनके पास पोजीशन तो क्या करें। 708 रुपये पर सर इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स ले रखा है। बिरला सॉफ्ट की खरीदारी इनकी 523 रुपये 20 पैसे की है। कह रहे हैं कि 2 साल का टाइम हो गया है, अब क्या एवरेज करूं या फिर एग्जिट करके किसी काउंटर में जाऊं, किस काउंटर में जाऊं वो बताइए। सर पहले तो हैप्पीएस्ट माइंड देख लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड सर इन्होंने कितने पे ले रखा है? 708 रुपये पर। चलिए कोई बात नहीं, अब 708 रुपये पे ले रखा है ना, इनको जी। मैं एक चीज कहूंगा कि ठीक है, आपने एक टाइम होराइजन दिया और प्रॉब्ली सर बहुत लोग फंसे हैं, मतलब इसमें इनकी गलती नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं सर, बहुत अजीब सी बात है, बहुत अजीब सा फ्रेमवर्क है। हम्म। आपके शो के माध्यम से पिछले पूरे एक साल में हम ये क्लियर केस कह रहे थे कि जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती आईटी, ट्रेड डील नहीं हो जाती आईटी, ट्रेड डील नहीं हो जाती आईटी। ट्रेड डील होने पे आईटी पे एक और बम गिर गया, बेचारा अंडर परफॉर्मेंस ही किए जा रहा है। और अब जो बम गिरा है वो ट्रेड डील के बम से ज्यादा बड़ा है, तो सर मतलब हार्श वर्ड्स तो क्या कहेंगे, बहुत लोग फंसे हैं इसमें। इनको मैं एक ही चीज की राय दूंगा, थोड़ा सा वेट करें आप, ये करेक्शन तो कर चुका है। जैसे आपने इस कल देखा था, जैसे आपने तो कुछ टाइम पहले भी इस वीक में देखा था, एक पेंट अप मूवमेंट आया था। हम्म। आप हायर साइड पे ना एग्जिट करिए। हैप्पीएस्ट माइंड कहीं भी आपको एक रेंज में मिले ना, 418 448 ऐसा, क्योंकि अभी क्या आप निकल जाएंगे और कल परसों में अगर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई तो बहुत दुख होगा। तो पहले तो ये,
फिर बिरला सॉफ्ट में क्या करना है आपको, बिरला सॉफ्ट में मैं आपको बोलूंगा सेम लेवल टाइप ही निकल के आ रहा है। इसमें सर 418 से लेकर और 448 रुपए तक का मूवमेंट अगर आपको किसी शॉर्ट कवरिंग रैली में दिखता है, प्लीज एग्जिट कर लें। और उसके बाद जिसमें पूरी दुनिया हो रही है बेरिश, वो सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। या तो अब मेरे को धीरे धीरे लगने लग गया है कि कुछ लोचा चल रहा है, मतलब मैं कुछ और समझ पा रहा हूँ और सब लोग कुछ और। डिफेंस में सब बेरिश है हम्म। और डिफेंस में मैं अल्ट्रा बुलिश हूँ। मुझे डिफेंस का आप कोई भी स्टॉक बोल दीजिए, मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं। डिफेंस में स्टॉक पिकिंग करिए। और सर अभी आज डील्स भी होने की बात हो रही है, हम्म। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो गए हैं, उनको वहां नवाजा भी गया है। एंड आई थिंक इफ आई एम करेक्ट सर, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज गॉन टू इजराइल। और वहां से अब जो कनेक्शंस और जो सारी चीजें बनती हुई दिखेंगी, मुझे डिफेंस बहुत अच्छा लग रहा है। ईयू ट्रेड डील के बाद भी डिफेंस में और चीजें बनती हुई दिख रही हैं। और लास्ट थिंग विल बी, जो यूएस के साथ आपकी ट्रेड डील हो जाती है, डिफेंस जो कमाल करता हुआ दिखाएगा। हम्म। मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं साउंड करना चाहूंगा, बट सर छोटा मुंह बड़ी बात, हो सकता है आने वाले 1 2 साल 3 साल के अंदर अंदर हम नेट एक्सपोर्टर बन जाएं। हर जगह मैं ये बात बोल रहा हूँ, डिफेंस को रूल आउट मत करिएगा, डिफेंस की पोटेंसी अभी हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, क्या आपकी टॉपिक है डिफेंस में? सर जो आपने दिखाई, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब आप अगर कभी मैं सो रहा हूंगा ना और सोते हुए मुझे उठा के बोलेंगे डिफेंस में क्या, सबसे पहले बोलूंगा एचएल। हम्म। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है हम्म। इसमें। मैं बस एक ही चीज समझ नहीं पा रहा हूं अभी तक, मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ रही है सर। इसका एक चैनल चेक भी मैं आपको देता हूं, जहां इनका प्लांट है ना, उसके पास इनके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है। और अच्छा। बहुत टाइम से ना इनकी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातचीत चल रही है। क्यों नहीं अभी तक वो ट्रिगर हो रहा, मेरे को बात ही समझ में नहीं आ रही। बट नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा सर, कोई बात नहीं। तो एचएल, और एचएल के लिए मैं आपको यहां तक बोल देता हूँ कि अगर आपको 3500 तक भी मिल जाता है, क्योंकि सर मैं तो इसको नीचे नहीं देख रहा था, मैं पूरे टाइम बुलिश था। बट आजकल कई कई प्लेटफॉर्म पे उनके साथ मैंने शो किए, आपके प्लेटफॉर्म पे भी आती हैं वीले अंबाला मैम, और उनके टेक्निकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शी इज वेरी श्योर कि 3500 आएगा, दो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट लेट्स रिस्पेक्ट। क्योंकि वो अभी से नहीं, वो 4400 से बोल रही हैं कि 3500 आएगा, और वहां पे वो बाइंग के बारे में सोचेंगी। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि भाई इट्स नॉट माई कंसेंसस, बट हाँ वो बोल रही हैं तो मैं मान रहा हूँ कि 3500 तक भी अगर ये आता है, तो आप अपना बाइंग इंटरेस्ट स्टैगर्ड मैनर में, इसमें कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है हमको। डिफेंस अभी नहीं चल रहा है, बट इसमें पोजीशन बनाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक्स। इसके साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सर, ये भी बहुत अच्छा मुझे लगता है। और ये इतना अच्छा लगता है, मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे निबिल करते हुए आप आराम से बाइंग करते रहिए। 426 आ गया, थोड़ा सा खरीद लिया। 400 आ गया, 410 आ गया, थोड़ा सा खरीद लिया। 393 आ गया, थोड़ा सा खरीद लिया, हर लोअर लेवल पे। और शांति से पोजीशन बनाइएगा, 2 3 साल का टाइम होराइजन लेके पोजीशन बनाइएगा। डिफेंस बहुत अच्छा रिटर्न देगा।